Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube channel mm, which is Gupta's Classes. Today's session is going to be very important for you all just because we are going to discuss about the syllabus pattern uh, of DSSSV. Uh, Today we are going to decode the syllabus of DSSSV PGT Commerce. PGT Commerce. As you all know, the vacancies are out and forms are filling, and you can fill the forms for PGT Commerce section for PGT Commerce exam. Okay, so let's discuss about the syllabus, the previous year questions pattern, and what we going to do मतलब कि क्या करें कैसे करें लाइक जैसे कि इसमें मैंने दे रखा है, आपको देख सकते हैं आप DSSSV PGT कॉमर्स के लिए जो बेसिकली ये सब डिस्कशन हम करने वाले हैं, क्या करें कैसे करें, और इस सेशन में हम सिलेबस को डिकोडिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है एज यू ऑल नो दैट पीजीटी का पार्ट जो होता है वो दो पार्ट में होता है। पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में होता है ना। द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए एंड द सेकंड पार्ट इज पार्ट बी, है ना। द पार्ट बी इज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। जिस सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न रहता है ना। सब्जेक्ट कंसर्न आप जैसे कि पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके पीजीटी कॉमर्स से ही बनेंगे, लाइक कॉमर्स सब्जेक्ट से ही बनेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं पार्ट बी में 200 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड इन पार्ट ए वी विल हैव 100 क्वेश्चंस, है ना। 100 क्वेश्चंस divided into 20 questions of 5 parts। मतलब जो 100 क्वेश्चन है वो 20-20 के 5 पार्ट्स में बटे होंगे, है ना। और जो जनरल सेक्शंस होता है, जनरल सेक्शन में आपको 20-20 नंबर के 20-20 नंबर के आपको क्या मिलेंगे, 5 अलग अलग जनरल सेक्शंस के पेपर मिलेंगे, है ना। लाइक फॉर 20 नंबर यू हैव टू give the test of English, reasoning, मैथ्स, है ना, जीएस और जीए, वाट एवर इट इज, जनरल अवेयरनेस, है ना। एंड वन मोर थिंग इज हेयर, दैट इज हिंदी। सो आपके ये 5 पार्ट्स रहेंगे, है ना। 5 पार्ट्स में आपको क्या क्या कवर करना है, लाइक 20-20 का ईच ये पार्ट रहेगा, तो इस हिसाब से जी 1 मार्क्स ईच का क्वेश्चन रहेगा। तो आपका ये हो जाएगा 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। Both the parts are important and both the parts are necessary in order to crack the exam. Just because कि in each part you have to secure at least 40% in each part। कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक पार्ट में कम से कम 40% स्कोर करना तो कंपलसरी है ही है, मैंडेटरी है ही है। जस्ट बिकॉज अगर आप मान लो सपोज करो यहाँ पे 39% स्कोर कर रहे हो, लेट सपोज कि 100 में से आपके 39 क्वेश्चन सही हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मान लो आपके 200 में से आपके 80% सही हैं। 200 का 80% समथिंग अराउंड 160, है ना। 160 प्लस 39, तो मतलब कहने का मतलब आपके पूरे पेपर में अगर 199 क्वेश्चन भी सही हैं, बट आपके इस वाले पार्ट में पार्ट फर्स्ट में 40% आप नहीं स्कोर कर पाते हो, तो यू विल बी आउट ऑफ द एग्ज़ाम। आपने सब कुछ किया, सब कुछ आते जाते भी आप क्या हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम्स के बाहर हो जाएंगे। सो आपको हर एक पार्ट में एटलीस्ट 40% स्कोर करना ही करना है। लाइक 40% मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 40%, यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चन आपको
करेक्ट करने ही करने हैं। सो ये रहा अपना, ये ओवरव्यू रहा कि सब्जेक्ट पैटर्न का कितने क्वेश्चन रहते हैं और पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन रहते हैं। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि क्या करें कैसे करें, ठीक है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना। तो हम यहाँ पे एस फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, मैं कुछ पिछले कुछ दिनों से मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था आपके, है ना। और बेसिकली मैंने देखे 6 से 7 पेपर देखे सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ। तो मैंने 6 से 7 पेपर देखे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लाइक पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड। और मैंने ऐसा मतलब लाइक जो भी मैंने उसमें से जो भी सार निकाला या जो भी कंक्लूजन निकाला, तो मैंने ये निकाला कि द डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम इज़ अ वेरी वास्ट एग्ज़ाम, है ना। और इसमें आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट लाइक के वी एस और एन वी एस, है ना, नॉट लाइक ई एम आर एस, है ना, जो अभी आप रिसेंट में एग्ज़ाम हुए थे उसके जैसा नहीं है कि आपको कुछ भी परोस दिया जाएगा, लाइक लिटरली, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कैसे रहने वाला है, क्या क्या करने वाला है। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से कवर हो रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, ये सब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, है ना, ये मान के चलिए ये मैंने खुद से चीज़ों को देखा है ना। 3-4 दिन से ऑलरेडी मैं 200 क्वेश्चंस को पूरा डीपली एनालाइज कर रहा था, लाइक रोजाना देख रहा था, रोज एक पेपर देख लेता था, जस्ट बिकॉज जितना भी टाइम मिलता था। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे चीज़ें कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चलेंगे, हम लिखेंगे प्रायोरिटी वाइज हम, है ना। हम यहाँ पे कैसे चलेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। यहाँ पे आई नहीं आएगा, प्रायोरिटी, ओके, प्रायोरिटी वाइज चलेंगे यहाँ पे हम, कि हम किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देंगे या किस सब्जेक्ट को पहले प्राथमिकता देंगे, है ना। क्योंकि किस प्रोपोर्शन में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे या कंक्लूड करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट लेना चाहूँगा, मैं लेना चाहूँगा आपका बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। पूरे ओवरऑल पेपर में जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो आपका रहता है बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज़, अगर हम बिजनेस स्टडीज़ को 11th-12th मान के चलेंगे, है ना, 11th-12th मान के चलेंगे, तो ये बहुत छोटा सा वो हो गया, लाइक बहुत ही कम हो गया। बट इसके अलावा हमको इसमें जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, है ना। भाई देखो, बेस तो वही है, जो बेस आपने केबीएस में बनाया, एनवीएस में बनाया, ईएमआरएस में बनाया, बेस तो वही रहने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11th और 12th की एनसीईआरटी को आपको बेस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, आप मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक्स हों आपकी, है ना, मैनेजमेंट की बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स हो, तो उस इसको करने के बाद, बेस बनाने के बाद, फिर आपको इन बुक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो कि आपकी रहेंगी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक, ठीक है। ये हो गया। तो बिजनेस स्टडीज़ में और बिजनेस मैन, जहाँ पे मैं पूरे मैनेजमेंट को लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे खाली बिजनेस स्टडीज़ को लेके नहीं चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ, तो 11th-12th में आपने जब बिजनेस स्टडीज़ के आपने दोनों बुक्स पढ़ी होंगी 11th-12th की, तो वहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है, वहाँ पे हमको देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट से सर क्वेश्चंस बनेंगे? यस, बिजनेस एनवायरनमेंट से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस हैं। तो क्या आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा? यस, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है आपका, क्या बिजनेस फाइनेंस से भी क्वेश्चन है? यस, बिजनेस फाइनेंस से भी क्वेश्चन है। तो क्या आपको बिजनेस फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा? यस, आपको बिजनेस फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो हम इसमें लेके चल रहे हैं कि हम पहले क्या क्या चीज़ करें। हम यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज चल रहे थे ना, तो अब हम इसको प्रायोरिटी वाइज ही लेके चलेंगे। हम बिजनेस स्टडीज़ को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंक्लूड करके चल रहे हैं अभी। ये सब चीज़ें आप अभी मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से चल रहे हैं ना हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की 11th-12th को बुक को पूरा करना है, फिर मैनेजमेंट की बुक्स की तरफ बढ़ना है। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ आपका किससे रिलेटेड हो गया, ये बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो गया, सिर्फ और सिर्फ कोर मैनेजमेंट वाला पार्ट। ठीक है, अभी इसमें हम एचआरएम इंक्लूड नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड नहीं है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है, हम उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी वाइज चल रहे हैं। सेकंड जो प्रायोरिटी दूंगा मैं, लाइक जो मैंने एग्जाम पेपर देखे हैं ना, तो उसके हिसाब से जो भी मैं कंक्लूड करूँगा, मैं करूँगा दूसरा सब्जेक्ट जो मैं रखूँगा प्रायोरिटी में, वो रखूँगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैं जस्ट बिकॉज इसीलिए रखूँगा कि अगर कोई एग्ज़ाम मतलब जो आप देखेंगे तो बिजनेस स्टडी के बाद जो दूसरे नंबर पे जो वेटेज है क्वेश्चंस का, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगेन आपको बेस प्रिपेयर करना है, तो बेस आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपको 11th-12th की आपको क्या करनी पड़ेगी, अगेन आई सजेस्ट यू टू read, not just read, not just reading, I suggest you to study in depth from your NCERT books। NCERT books को आप प्रिपेयर करेंगे अपनी 11th-12th की, है ना। क्या इसमें कोई रियायत करनी है, क्या कुछ चैप्टर छोड़ने, तो नो, एक भी सिंगल चैप्टर आपको इन दोनों बुक्स में से नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर डिस्क्लोज कर दूँ, लाइक कि एनसीईआरटी में भी लाइक ईयर बाई ईयर सिलेबस चेंज होता रहता है ना। तो अब तक की मतलब जो पास्ट है, लाइक अभी मान लो 23-24 में जो सिलेबस है उसमें मान लो कुछ चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया हो, पर आपको एक्सक्लूड नहीं करना है ना। आपको एक्सक्लूड नहीं करना है 11th-12th का कोई भी चैप्टर। कहने का मतलब क्या है कि आपको एनपीओ भी पढ़ना है अगर एक्सक्लूड कर रखा है किसी सेशन में। ठीक है, मतलब ऐसा एक्सक्लूड कर देते हैं ना, है ना। आपको कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग भी पढ़ना है, उसमें एक चैप्टर है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग भी पढ़ना है। तो आपको कोई भी चैप्टर यहाँ से स्किप नहीं करना है। ठीक है, भले ही इस सेशन में ऐसा होता है कि एनसीईआरटी क्या करता है, अलग अलग सेशन में क्या है कि कोर्स कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। ठीक है, ईयर वाइज ईयर, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना। ठीक है, ये हो गया, ये बेस के लिए है। आपको इसमें पार्टनरशिप भी पढ़नी है, कंपनी अकाउंट भी पढ़ना है, शेयर्स, डिवेंचर, ऑल एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम इट। बिसाइड दैट आपको मतलब इसके अलावा जैसे है ना, इसके अलावा आप क्या और क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ, है ना। इसके साथ आपको क्या करनी है, जैसे आप बेसिक्स जब पढ़ेंगे 11th की बुक से, जो बेसिक्स चैप्टर है अकाउंटिंग बेसिक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो उसके अलावा आपको एक चीज़ और ऐड करके चल लेनी है इसके साथ, एनडीएस पढ़ने हैं, है ना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं आपको इसके साथ। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप आईएफआरएस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ें, उस पर मैं इतना जोर नहीं दे रहा, पर एनडीएस तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। ठीक है, एनडीएस पढ़ने हैं। ठीक है, वो अलग से हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर आपकी बुक्स में ना हो, है ना, और तो आपको जी प्लस में कवर करके चलना है। इसके अलावा जो और जो चैप्टर्स हैं जो इसमें नहीं है कवरेज आपके 11th-12th में, वो आपके कंसाइनमेंट पढ़ना है आपको एक, क्योंकि कंसाइनमेंट से पास में क्वेश्चंस बननी है। जॉइंट वेंचर पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक हायर परचेज पढ़ना है। हायर परचेज से वैसे क्वेश्चंस मैंने देखा नहीं है, बट इसे पढ़ सकते हैं जस्ट बिकॉज बाकी के एग्जाम में आते हैं तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हायर परचेज, और एक आपका आता है रॉयल्टी। ये चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। 11th-12th के बाद, लाइक 11th-12th की आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं अकाउंट की, उसके बाद आपको ये चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको
एक चैप्टर आता है एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके मतलब ईयर बाय ईयर क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, मतलब उठा उठा के दे रहा है यहाँ से, है ना। परचेज कंसिडरेशन निकलवा लिए, मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक दे दिया है इसको इस चैप्टर से पास्ट ईयर में, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू पे दे दिया है, परचेज कंसिडरेशन पे दे दिया, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर थे जो अकाउंट्स का आपको पढ़ने पड़ेंगे आफ्टर 11th एंड 12th। एज सुन एज यू कंप्लीट योर 11th and 12th accounts, then you have to start preparing for these chapters also: consignment, joint venture, hire purchase, royalty, amalgamation, है ना, ठीक है। और एक चीज और बताऊं कि अब अब ये पढ़ने कैसे हैं। क्या सर हमको प्रैक्टिकल पार्ट को पर ज़्यादा वेटेज देना है या थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा वेटेज देना है इसको कैसे पर क्या हमको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है? तो आई सजेस्ट यू ऐसा आपको नहीं करना है ना। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कंसेप्ट की, है ना। तो कंसेप्ट की नॉलेज लेने के लिए आप एक से दो चार क्वेश्चंस आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा जैसे, पर आपको जो थ्योरी की नॉलेज है, थ्योरी को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है। प्रैक्टिकल को डेप्थ में ना करो चलेगा, बट थ्योरी को डेप्थ में करना है। थ्योरी प्रैक्टिकल को डेप्थ में ना करो चलेगा, पर थ्योरी को डेप्थ में करना है। प्रैक्टिकल का सेट का एक अभी हम थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो मैं अलग से बता दूंगा। बट थ्योरी को बहुत ही वैसा लेना है, लाइक डेप्थ में पढ़ना है आपको। हर एक चैप्टर में से जो भी पॉइंट है ना, की पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, है ना। और मैं सिर्फ अकाउंट्स के व्यू से नहीं कह रहा हूँ थ्योरी को आपको लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आप पूछेंगे क्यों सर थ्योरी को क्यों पढ़ना है अच्छे से? क्यों? क्योंकि आप जब आप PYQ उठा के देखोगे, तो आप एक चीज़ देखोगे कि मान लो जैसे कि 200 क्वेश्चन है ना। तो 200 क्वेश्चंस में से आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस तो आपके काय के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। चलिए मान लिए सब्जेक्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, है ना। उसमें से एक आध दो चार क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, चलो ये मान लिए, ठीक। ये 20 क्वेश्चंस के अंदर ही अंदर हैं दोनों मिला के लगभग, ठीक। बाकी के आपके जो बचते हैं यहाँ पे 180 क्वेश्चंस, है ना। 180 क्वेश्चंस में से मैक्स टू मैक्स मैं जो बोल रहा हूँ, 180 क्वेश्चन में से मैक्स टू मैक्स आपके कितने हैं, 12 से 15 क्वेश्चन है किसके, प्रैक्टिकल के, जिसमें कि आपको लिटरली प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। और बाकी 165 क्वेश्चन से 168 क्वेश्चन आपके काय के हैं, क्योंकि 15 बजे है ना। 165 से 168 क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कि स्टेटमेंट क्वेश्चन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिए आपको कि भाई इसमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, इसमें से कौन सी चीज़ पार्टनरशिप के बारे में सही है, कौन सी जॉइंट वेंचर के बारे में सही है, कौन सी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए, तो आपको इन डेप्थ पढ़ना है और थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ना, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए जो मैं जो 12 15 क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी नीचे बता दूंगा, ठीक है ना, ओवरऑल बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जो प्रायोरिटी वाइज चल रहे थे हम, तो प्रायोरिटी वाइज में हमने पहले देखा कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो बिजनेस स्टडीज़ का है, उसके बाद जो दूसरा वेटेज है वो फाइनल अकाउंट्स का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है ना। अब तीसरा वेटेज हम जो लेते हैं, तीसरा वेटेज है जो, है ना, तीसरा वेटेज थोड़ा इसका वो कर लेते हैं इसे, एक मिनट होल्ड, इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, कहाँ से होता है ये,
तीसरा वेटेज है आपका, तीसरे नंबर पे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट से पहले हम लेंगे एफएम वाला पार्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ना है। फिर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैंने देखा है चीज़ों में, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बहुत ही डेप्थ में आपको क्या करना है, थ्योरी एस्पेक्ट को कवर करना है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी करना है, तो थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें यहाँ पे लेके चलनी है। इसमें जैसे कि क्वेश्चंस आपके जो बनने हैं वो हर फील्ड से क्वेश्चन बनने हैं। इसमें से आपको है ना ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पार्ट में ऊपर मान लेता हूँ कि ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंटिंग में आपने पढ़ लिया होगा। तो हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सीओसी से बनेगा, सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं पास्ट ईयर पेपर में। आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। रिसीवेबल मैनेजमेंट से देखने को मिले हैं, कैश मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। तो ये वो चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लीवरेज से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और डिविडेंड अप्रोच से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डिविडेंड अप्रोच एंड डिविडेंड पॉलिसी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब है जो ये पार्ट है ना, जो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा पार्ट है, बट इसका जो वो है दायरा, है ना, वो काफ़ी बड़ा दायरा है। तो आपको ये सब चीज़ें थर्ड नंबर पे जो आपको करना है वो करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप लोगों को लेके चलना है, ठीक है। फोर्थ जो प्रायोरिटी वाइज रखूँगा मैं, फोर्थ में आपको रखूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्लैश HRM। वैसे देखा जाए ना तो HRM मैनेजमेंट वाला पार्ट ऊपर बिजनेस स्टडी में कवर हो जाना चाहिए, है ना। बट ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, लाइक इससे क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं, ठीक है। HRM, ठीक है। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को, सब्जेक्ट को अपने फिनिश करिए, ठीक है। इसकी और चाहे तो आप दो दो सब्जेक्ट लेकर कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दो पहले चलाइए, फिर दो चलाइए, कॉस्ट और फाइनेंस एक साथ चला लीजिए, ठीक है। HRM, ठीक है। मार्केटिंग भी पढ़नी पड़ेगी आपको, मार्केटिंग से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा है ना, ये सब में एक ही उसमें लेके चल रहे हैं क्योंकि 5 5 6 6 7 7 8 8 क्वेश्चन, 5 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में से 5 7 मार्केटिंग में से 5 7 क्वेश्चन आपको HRM में से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा हम्म, हम्म, इसके अलावा है आपका मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, है ना। एक अगेन आपका एक वेरी ब्रॉड टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का ये जो टॉपिक है ना, ये कहीं ना कहीं किसी किसी बुक में तो ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कवर कर दिया जाता है, मतलब ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक जैसे होती है ना, मतलब किसी कोर्स में मान लो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कवर कर दिया जाता है, बट ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इससे उठने वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत, मतलब बहुत क्वेश्चन है, लाइक मतलब मैं ये समझता हूँ कि 5 to 10% क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 5 से 10%। मैं टोटल ओवरऑल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, टोटल ओवरऑल क्वेश्चन का 5 से 10%, 5% भी हो गया आपका, 5 10% तो नहीं कह सकते एग्जैक्ट, बट 5 से 8% जो क्वेश्चन जो बनेंगे 200 में से वो फाइनेंशियल मार्केट से हैं, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या कवर कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में हम कर रहे हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेबी, है ना, सेबी के बारे में देखेंगे, ठीक है। सेबी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। और इसमें क्या क्या देखेंगे इसमें आप देखेंगे
ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फंड वाला तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर कर लेंगे, है ना। तो वैसे सोर्सेज ऑफ फंड भी एक टॉपिक है आपका कि कहाँ से फंडिंग को उठाएं, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें क्या देखेंगे, इसमें फाइनेंशियल मार्केट में आप देखेंगे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं, है ना, फाइनेंशियल मार्केट में, उससे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी वाइज मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसमें आपको HRM मार्केटिंग, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसमें हम, है ना, इसके अलावा हम इसमें एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं, SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस आए हैं आपके, ठीक है। ऑपरेशन बिहेवियर से भी क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट है, मैं इन सबको अगर देख के चलूँ तो मैं इसको ये कहूँगा ओवरऑल जो ब्रॉड में बोलूँ तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है ना। बट आपके लिए क्या है, आपके पास तो आपको तो स्कोर करना पड़ेगा ना, स्कोर इन द सेंस आपको तो कहीं ना कहीं से ऑब्टेन करना पड़ेगा मटेरियल कंटेंट। तो आपको तो अलग अलग सब्जेक्ट में जाकर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एक अगर आप बुक मान लो, बुक्स अगर आप लेते हो, तो मान लो जैसे कि आप मैनेजमेंट की बुक लेते हो, बिजनेस मैनेजमेंट की बुक में लेते हो, तो बिजनेस मैनेजमेंट में ना HR में मिलेगा, ना मार्केटिंग मिलेगी, ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, ना ऑपरेशन में। ये थोड़ा बहुत तो भी मिल जाए, बट बाकी की चीज़ें तो नहीं मिलेंगी ना। तो हम तो यहाँ पे इसे अलग अलग सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे ना, हम तो आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको जब लेना हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। जी मार्केटिंग है, HRM है, SM है, OB इन द ऑपरेशन भी है। तो इन सबसे क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद जो प्रायोरिटी वाइज में रखूँगा, कितने हो गए अब तक? अब तक आपने 4 तक देख ली। अब 5वां जो मैं प्रायोरिटी दूंगा, 5वीं जो प्रायोरिटी दूंगा, मैं दूंगा आपको मार्केटिंग। वी हैव कवर्ड मार्केटिंग, है ना। आपकी बात दूंगा फिर मैं बिजनेस लॉ को, बिजनेस लॉ, और कुछ हद तक इसमें लेबर लॉ के बहुत इजी से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो उस पर भी एक बार आपको नज़र देखनी पड़ेगी। बिजनेस लॉ में आपको कुछ एक्ट्स कवर करने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। जैसे कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, बने हैं पास्ट में, तो मैं कहूँगा कि इसको देखना पड़ेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को CA लिख लिया हमने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 से क्वेश्चंस बने आपके, 2 से 3 क्वेश्चन बने ही बने, है ना। तो इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सोगा से क्वेश्चन बने हैं। सोगा इट इज सो वाट इज सोगा, सोगा इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको लिटिल बिट ऑफ फेमा की नॉलेज लेनी पड़ेगी। व्हाट इज फेमा? फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट, जो मैनेजमेंट एक्ट है, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है शायद, है ना। तो इससे देखनी पड़ेगी, शायद इसका ईयर 1999 है, मे बी, शायद, मेरे को याद नहीं है ना। तो इससे देखनी पड़ेगी, पर इससे बहुत ही लिटिल बिट आया, मतलब इसकी मतलब बेसिक नॉलेज लेनी है इसमें। इसको तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लाइक इसको इतना नहीं पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। इसमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख लेनी है ना। नेगोशिएशन कितने प्रकार से नेगोशिएशन होता है, इनलैंड बिल्ड, आउटलैंड बिल्ड करके एक टॉपिक होता है, वो देखने पड़ेंगे। पर डेप्थ में तो आपको ये दोनों ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका एक एक्ट है, आपका पार्टनरशिप एक्ट है। जस्ट बिकॉज अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन केस मान लो पार्टनरशिप में वैसे इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बट इन केस अगर एग्जामिनर का मन कर रहा है और वो डेप्थ में पूछना है चाह रहा है, पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 से भी उठा के पूछ सकता है वो, तो उसके लिए आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये आपका कंपटीशन एक्ट है ना। इतने क्वेश्चंस आते नहीं है इससे वैसे, बट एक आध बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप चाहिए तो देख सकते हो। मैं प्रायोरिटी वाइज लगाया है ये पूरा, है ना। इन इसको 3rd नंबर पे कर लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। पहले सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सोगा, फिर NIA के बाद पढ़ना है फिर आपको पार्टनरशिप एक्ट। फेमा आपको नहीं पढ़ना है, फेमस की सिर्फ थोड़ी बहुत डिटेल ले लेना ऊपर ऊपर से, जनरल, है ना। और कंपटीशन एक्ट का भी थोड़ा ओवरव्यू ले लेना बस ऊपर से, बेसिक, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कंपटीशन एक्ट तो पढ़ना ही नहीं, मैंने बोल दिया ना, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूर पढ़ के जाना है। ये जरूर पढ़ के जाना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे,
है ना। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा पढ़ना है। 1986 वाला भी पढ़ना पड़ेगा और इसमें जो अमेंडेड हो चुका है वो 2019 वाला भी पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको बिजनेस लॉ और लेबर लॉ से। लेबर लॉ में बाकी लेबर लॉ जितने भी है, फैक्ट्रीज एक्ट, फलाना एक्ट, बोनस एक्ट, डिकामा एक्ट, तो उसमें क्या करना है, जो फैक्ट्रीज के जो लेबर लॉज है ना, कि फैक्ट्री एक्ट कब आया, बोनस एक्ट कब आया, ग्रेचुटी एक्ट कब आया, तो इनकी आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ना है कि इनका ईयर कब आया, ईयर मतलब एक्ट इनएक्ट कब हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको एनफोर्समेंट में कब आया, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा लेबर लॉ से देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो मेन है, ग्रेचुटी हो गया, है ना, बोनस हो गया, जी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट हो गया, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया। तो बहुत सारे एक्ट हैं ऐसे जिसका आपको ईयर कहीं ना कहीं याद रखने की जरूरत है, क्योंकि उस पर तो आपको डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना है उसको सेक्शन पे चलते हैं हम, जिसमें आपको ज़्यादा अंदर डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ही ऊपर ऊपर से आपको चीज़ों को देख के चलना है ना। तो इसके बाद जो प्रायोरिटी वाइज रखूँगा, छठा वाला टॉपिक वो रखूँगा आपका, है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस एनवायरनमेंट में रखूँगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे कुछ ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे ये टॉपिक आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में दे रखे हैं, कहीं कहीं पे आपके इंटरनेशनल ट्रेड में दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जितनी भी इंटरनेशनल और नेशनल क्या है, इंटरनेशनल, नेशनल और नेशनल, है ना, इंटरनेशनल और नेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में जानकारी रखनी है ना। जैसे ईयू है, नाफ्टा है, एशियन है ना, है ना, नाबार्ड है, आईबीआरडी है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है। तो इनके बारे में आपको जानकारी यहाँ से ऑब्टेन करनी है, क्योंकि इससे या तो फैक्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे वो डायरेक्ट, या फिर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को हमें पुराने पेपर्स में मिलेंगे। आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका कुछ पार्ट रहता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे इंटरनेशनल ट्रेड में ये काउंट होता है। इसमें ट्रीटीज वगैरह हैं वो देखनी पड़ेंगी आपकी, कौन सी ट्रीटी कब हुई, है ना, ठीक है। गेट हो गया, है ना, एमआरटीपी हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ये इन्हीं के अंडर मिल जाएगा। जब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम जो देखते हैं आगे, आगे क्या करना है सर, इतना सब तो आपने बता दिया, है ना। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। जी आपको बहुत ही कम कम मार्जिन में पढ़ना है, जो 7th पॉइंट से मैं ले रहा हूँ ना, बहुत कम, 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं लगभग ऑन एन एवरेज। तो स्टैटिक्स में आपको वही मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, है ना, डिस्पर्जन, ठीक है, ये सब चैप्टर आपको कवर करके जाने ही जाने, है ना, क्योंकि ये चैप्टर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आ जाएगा, मीन मीडियन मोड पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। डिस्पर्जन पढ़ना पड़ेगा, ऑगिव, हिस्टोग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, कोरिलेशन, रेग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंडेक्स नंबर भी आपको देख सकते हैं, है ना, अगर आपका पहले से प्रिपेयर है वो चैप्टर तो आप देख सकते हैं, नहीं तो वो प्रैक्टिकल पार्ट है और नहीं, आपको नहीं लगता है कि आप इतना नहीं कर सकते तो एक क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बहुत ही रियली बन सकता है, वरना बनता नहीं है, ठीक है। तो आपको फिर इसके बाद स्टैटिक्स करना है, स्टैटिक्स और स्टैटिक्स की थोड़ी बहुत थ्योरी, है ना। इसमें डाटा भी आ जाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा वगैरह, तो वहाँ से लेके आपको एट द एंड तक ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। स्टैटिक्स के बाद आपको देखना है, वो देखना है आपको टैक्सेशन। क्या टैक्सेशन से भी सवाल आएंगे सर? यस, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं, टैक्सेशन की
अपेक्षा सर, पर ये पेपर तो पीजीटी कॉमर्स का है। नहीं, बट कुछ 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 पेपर्स में हमको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो करना है, मैं नहीं कहूँगा कि मैक्रो वाला पार्ट करो, मैक्रो वाले पार्ट को छोड़ दो, बट जो माइक्रो वाला पार्ट है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में है शायद एनसीईआरटी में, इसको तो कवर करके जाओ ही जाओ। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका स्टार्टिंग में डेफिनेशंस वगैरह हैं, है ना, इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखा है, और इकोनोमिया है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सवाल होते हैं, लाइक सवाल इन द सेंस कि हम कि रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड बट डिमांड्स आर एवर लास्टिंग, इस तरीके की कुछ चीज़ें बता रखी हैं, तो वो आपको कवर करनी है। उसके बाद फिर आपको इसमें एक पॉइंट आपको वो भी दे रखा है शायद इसमें, इकोनॉमी वाला, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, है ना, इस तरीके से वो तीन, सोशल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और एक और है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो उससे सवाल देखने को मिले हैं, है ना। तो बीओपी से सवाल देखने को मिले हैं, व्हाट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट से सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, है ना, इन्फ्लेशन से सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइक्रो से पढ़नी है, बट ये तो मैक्रो का पार्ट हो गया, सॉरी, इन्फ्लेशन वाला, बट आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, पढ़नी है ये सब चीज़ें। तो मैं कहूँगा इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, पर थोड़ा बहुत इसको कवर करके चलेंगे। इको को एटलीस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी एनसीईआरटी 11th में शायद से वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। फॉर टैक्सेशन में मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा मत करो, बहुत ही बेसिक्स जो टैक्स टैक्स के जो बेसिक्स होते हैं उनको कवर करो, रेसिडेंस स्टेटस हो गया, है ना, आपका नॉर्मल आपका टैक्स कैलकुलेशन हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो गया, कितने हेड्स हैं, हेड्स की थोड़ी जानकारी, हेड्स के सेक्शन, कौन सा सेक्शन किस सेक्शन के अंडर है। ठीक है ना। उसके अलावा जो नॉर्मल जो हेड है, दो हेड, आप अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपको और अच्छे से पेपर करना है, तो दो हेड तो प्रिपेयर करके जाओ ही जाओ, एक सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी। इस ये दोनों हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर बनता है तो इसी से बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनकेस देना है तो इससे देगा, वरना नहीं देगा। बाकी आपकी ई फाइलिंग हो गया, है ना, रिटर्न वगैरह, तो ये थोड़ा थोड़ा देख लो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, है ना। और टैक्स का जो ओवरव्यू को जरूर देख लेना, टैक्स की स्टार्टिंग कब से हुई, है ना, हिस्ट्री जो है टैक्स की हिस्ट्री, और टैक्स का क्या महत्व है, लाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन इसका सबका क्लासिफिकेशन, टैक्स एवेजन, है ना, और बहुत सारी जो टर्म्स हैं टैक्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैक्सेशन। इको भी देख लिया हमने, इको के ज़्यादा आते हैं वैसे। इसके अलावा आप जो देख सकते हैं 9 में पायदान पे जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं ऑडिट में थोड़ा बहुत ऑडिट को आप पढ़ें, इन डेप्थ में ना पढ़ें, सेक्शन ना पढ़ें, सेक्शन वगैरह से कुछ नहीं आएगा, डेप्थ में कुछ नहीं आएगा, बट बहुत ही छोटा बहुत कुछ पूछ लेगा, एंड इंटरनल कंट्रोल से पूछ सकता है वो, है ना, इंटर कंट्रोल से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ऑडिट में, पर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से सजेस्ट करूँगा, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका ओवरव्यू। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एट लास्ट के प्रैक्टिकल पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करेंगे जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो नंबर 1 हम अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग में हमको डेप्रीसिएशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, BOE से देखने को मिले हैं, BOE सेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको भी देखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ठीक है, तीसरा हमको देखना है ROE से क्वेश्चन देखने को मिले, व्हाट इज ROE, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी वाला करना, है ना, सोल प्रोप्राइटर वाला मत करना, सोल प्रोप्राइटर वाला तो ईजी सा है। इसमें एडजस्टमेंट देखनी है आपको, एडजस्टमेंट की क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कंपनी वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको देखना है। मतलब आपके पास अगर बुक है और आपके पास, मैं समझता हूँ एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करो,
एनसीईआरटी में कम दे रखे हैं, बट अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो उसमें इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैं सबसे बढ़िया यही कहूँगा कि टीएस ग्रेवाल की आप इलस्ट्रेशन करें, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ और बता दूं मेरे को, जो आपको करनी है बैलेंस शीट जो है आपकी कंपनी की, वो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, बहुत अच्छे से कवर करनी है। कौन सा आइटम किस हेड के अंदर आता है, कौन सा आइटम किस हेड के अंदर नहीं आता, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। बैलेंस शीट से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो वो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, बाकी जो अकाउंटिंग का मैंने बता दिया है, 11th-12th का पूरा पूरा करना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ना रेशियो एनालिसिस को छोड़ना है, ना कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोड़ना है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ना है, ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट को छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर। और थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी अकाउंट्स हो, नथिंग, यू कांट स्किप एनीथिंग। ओके, तो हमने ये बताया प्रैक्टिकल पार्ट में आपको ये करना, और बाकी प्रैक्टिकल पार्ट मैंने फाइनेंशियल का बता दिया। इसमें इसके अलावा जो प्रैक्टिकल पार्ट में जो आता है एमालगमेशन से क्वेश्चन बनता है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत लास्ट में देखें। आपके पास टाइम नहीं है तो पहले इसको चैप्टर को छूने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चैप्टर करें जो आपको आते हैं और जो आपने बचपन से पढ़े हैं। तो जो चैप्टर आपने बचपन से पढ़े हैं, इनको तो जरूर देखें, एमालगमेशन को मत देखें। एमालगमेशन ऑफ कंपनी इज़ अ वेरी टफ चैप्टर टफ तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी, बट चीज़ है ना, जब पहली वाली बात करते हैं तो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आती, तो इसको मत देखें। अगला हम जो टॉपिक ले रहे हैं जिसमें से मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनते हैं, वो बनते हैं आपके एफएम में से। एफएम में से आपके रिसीवेबल मैनेजमेंट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। और रिसीवेबल मैनेजमेंट से देखने को मिले हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपको टाइम दे देगा कि हम मतलब क्रेडिट टाइम दे देगा, है ना। उसमें से आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट और आपके बिल्स पेबल मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बिल्स पेबल मैनेजमेंट इन द सेंस वो आपको क्रेडिट पीरियड दे देता है और आपको परचेज निकालनी होती है, कहीं कहीं पे क्रेडिट पीरियड निकालना होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सीओसी से क्वेश्चन देखने को मिले। व्हाट इज सीओसी? सीओसी इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईओक्यू से क्वेश्चन देखने को मिले। ईओक्यू इज फ्रॉम मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा मटेरियल कॉस्टिंग में आपको लीफो, फीफो, हीपो से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब वो इसी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कवर हो जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिकल पार्ट बता रहा हूँ मैं टोटली। मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा यूनिट कॉस्टिंग से क्वेश्चन देखने को मिले। व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग? यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट शीट जो बेसिकली हम बनाते हैं, कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और लेबर कॉस्टिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेबर कॉस्टिंग इज व्हाट? ये कॉस्ट का पार्ट बता रहा हूँ। लेबर कॉस्टिंग में जैसे हाल प्लान, रोवन प्लान, है ना, ये सबसे कॉस्ट के क्वेश्चन मिले हैं। लेबर में आपको लेबर टर्नओवर से भी क्वेश्चन देखने को मिले। लेबर टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए भी फ्लक्स मेथड, सेपरेशन मेथड, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ये कॉस्ट और एफएम का पार्ट मैंने कवर कर दिया, ठीक है। कॉस्ट एफएम में आपको कैपिटल बजटिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं कहूँ तो लीवरेज से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपको करना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल पार्ट जो है, मतलब एफएम क्या है, एफएम आपका 50% थ्योरी और 50% आपका प्रैक्टिकल। तो एफएम ऐसा है समथिंग अराउंड। तो आपको ना तो थ्योरी छोड़ सकते हो उसमें और ना प्रैक्टिकल छोड़ सकते हो। अगर आप कुछ चाहिए कि आपको सच में सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये सब चीज़ें इतने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एफएम हो गया, कॉस्ट हो गया, है ना। उसके अलावा टैक्स से बहुत नाम मात्र को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन मिला है, या फिर कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला है। बस इसके अलावा, है ना, क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है टैक्स से, है ना। और है ना, और आपका एमलगमेशन हो गया जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है, वो सब चीज़ें हो गया। तो प्रैक्टिकल का पोर्शन कुल मिला के 12 से 15 क्वेश्चन रहने वाले। हाँ, इसके अलावा पार्टनरशिप मैंने ऊपर बता दिया हो ना, पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कंसाइनमेंट से देखने को मिले हैं, जॉइंट वेंचर से देखने को मिले हैं, ठीक है। रॉयल्टी से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हायर परचेज से नहीं मिला है, बट
हु नोस क्या आ जाए। तो चलिए यही मेरा सेशन खत्म होता है। आप अच्छे से मेहनत करिए, और आपको किसी भी कंटेंट वगैरह की ज़रूरत है, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है ना, आप चाहते हैं कि मेरे को उस पर वीडियो बनानी चाहिए, मेरे को वो कंटेंट कराना चाहिए, वो मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, तो आपकी ख्वाहिशों पे हम खरा उतरेंगे, है ना। जैसे कि हम हरियाणा का भी सीईटी का पेपर आने वाला था, तो वहाँ से डिमांड आई थी कि सर प्रैक्टिकल पार्ट कोई नहीं कराता है, आप करा दीजिए। तो मैंने पूरा A to Z एक भी क्वेश्चन छोड़े बिना पूरे पूरे जो भी प्रैक्टिकल पार्ट था मैंने पूरा कराया, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो, चाहे उसमें फाइनेंस से तो इतना नहीं था बट कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन थे, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन थे या जो भी थे, तो पूरा पार्ट हमने बिल्कुल A to Z करा है। बाकी कंटेंट को लेके आप बेझिझक रहिए, आपको फुल कंटेंट मिलेगा, फुल चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं चीज़ों के हिसाब से, है ना। माना कि हम पे बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, जैसे और कोचिंग क्लासेस में क्या है, और ऑनलाइन कोचिंग में क्या है, आपको बोर्ड पे दिखाया जाएगा, चीज़ें दिखाएंगी, बट उस चीज़ों का क्या फ़ायदा जब आपको एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, आपको सेटिस्फाइड होना है खुद से, है ना, कि आपको जो सामने वाला पढ़ा रहा है आपको उस पर कितना भरोसा है। अगर आपको उस पर भरोसा है, आप उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं, तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है। भले ही वो आपको कैसे भी पढ़ाता है, भले ही वो आपको यहाँ पे स्लेट से पढ़ा रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, आप बड़े बड़े हो गए, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना। हम चीज़ें को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, बट यही अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। बट अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरी आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत यहाँ पे कुछ ना कुछ की है यहाँ पे, है ना, जी 25 कम से कम जी, अब मेरे को कम से कम 50 मिनट होने वाले हैं बोलते बोलते नॉन स्टॉप। अगर मेरे को आपको लगता है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करिए। लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए, करिए भाई साहब, है ना, क्या चला जाता है लाइक में, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, किसी और क्वेश्चंस के साथ, या फिर कुछ और देखेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, साथ में करेंगे प्रिपेयर। जो भी आपका टॉपिक है, आपका कोई भी टॉपिक हो, कहीं से भी हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड अच्छा बुरा कैसा भी सब जायज़ है, क्योंकि ये चैनल आपका है ना। तो आप जो मर्जी आप कह सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, और लव यू, जय हिंद।